नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय रजौरिया और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चौथी बार मिल रहे हैं टीएस एलियट की वही चट्टान जैसी सुपर अनोइंग सुपर डिफिकल्ट पोएम द वेस्टलैंड के पार्ट 4 में। पिछली बार पार्ट 3 तक मैंने वीडियो बना ली थी, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी। इवन दो मैं वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर चुका था तो बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि लंबी हो रही थी वीडियो। आज उसी वीडियो का अगला पार्ट जो पार्ट 4 के तौर पर आज आप देखेंगे वो आपके सामने है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज भाई देख लो, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है पोएम को। क्योंकि मैंने बताया था पोएम इतनी जटिल है, कठिन इसलिए है क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होना चाहिए इस पोएम को पढ़ने से पहले। तो सारी जरूरी और अहम बातें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता दी हैं, वो आप देख लीजिए। वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर लो, और भी बहुत कुछ आपको बढ़िया कंटेंट है, आप जाकर देखिए। वो वीडियो आपने देख ली है तो आज की वीडियो का आनंद लीजिए, जिसके अंदर फाइनली मैं कविता पर आ गया हूं। यानी पिछली 3 वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी था। कुछ लोग कहते हैं यार पोएम कब पढ़ाओगे, पर वो बहुत जरूरी था। वो देखकर आज हम सीधा एनालिसिस पर आएंगे। सेक्शन 1 मैंने बताया था पोएम के 5 सेक्शंस है। सेक्शन 1 विच इज कॉल्ड द बरियल ऑफ द डेड, उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे शब्द समझेंगे। आज की वीडियो उसी पर होने वाली। अब क्योंकि इस वीडियो के साथ हम पोएम पर आ गए, टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आगे की वीडियो पार्ट 5, 6, 7 जो भी आते रहेंगे आगे के समय के अंदर, उसमें हम पोएम पर ही और गहराई में जाते रहेंगे, पोएम पर ही बात चलती रहेगी। तो ताकि उन वीडियोस का अपडेट आप मिस ना करें तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक कर लीजिए वीडियो जैसे आपने पहले वीडियोस लाइक की हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकॉन मत दबाना भूलना, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। बाकी अपने यारों दोस्तों को, उन लोगों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहने वाले, आपको भी चाहने वाले, साहित्य को भी चाहने वाले जो लोग हैं उनके साथ साझा करिए, ताकि हमारी लिटरेरी कम्युनिटी जो बड़ी बनती जा रही है, 1200 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स बन चुके हैं, वो और भी ज्यादा नुमाया हो जाए, ज्यादा पुख्ता हो जाए, ज्यादा मजेदार हो। बाकी आज की इंट्रोडक्टरी बातें मैं यहीं खत्म करता हूँ, जाकर वीडियो को लुत्फ लीजिए। वीडियो वहीं से शुरू हो रही है जब पिछली बात खत्म हुई थी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन टुडे। आप फाइनली फर्स्ट सेक्शन पर आते हैं, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अब आकर मुझे सुकून हो रहा है कि अब आप इंटेलेक्चुअली रेडी हैं, कंसिडरेबली तो रेडी हैं। देखिए कि सब कुछ तो मैं कभी नहीं बता सकता, लेकिन अब इतना आपको पता है कि अब आपको वेस्टलैंड मुश्किल नहीं लगेंगे। अब आप कविता पढ़ेंगे, बल्कि मेरे बगैर भी पढ़ेंगे, अगर पढ़िएगा मत, लेकिन अगर मेरे बगैर भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, इट विल स्टार्ट मेकिंग सम सेंस। खैर, तो अब आप समझ गए हैं चीजें क्या है। अब सीधा आते हैं पोएम पर। फाइनली वी आर कमिंग टू रीड दैट पोएम, और सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज बरियल ऑफ द डेड। अब आप देखेंगे जो टाइटल है सेक्शन 1 का, बरियल ऑफ द डेड, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सी, एलियट की कविता की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है कि इट इज लाइक अ पजल टू अस। आप कविता में उतरते हैं, आपको हर पग पग पे, इट्स लाइक बीइंग शर्लॉक होम्स और लाइक फेलुदा। आप अगर कविता को उतरने, आप इस कविता को पढ़ने लगते हैं, आपको पॉइंट पॉइंट पर ऐसे दिखेगा कि इस शब्द को यूज किया गया, इस रेफरेंस को दिया गया, इस एल्यूजन को दिया गया, ये ऐसे बात कही गई है, उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, बहुत तहे हैं, यानी लेयर्ड नेचर ऑफ नैरेटिव है। इट्स नॉट वेरी सिंपलिस्टिक। सो सेक्शन 1 बरियल ऑफ द डेड, इसमें भी आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो क्या है। कविता को शुरू कर रहे हैं, ही इज बिगिनिंग द पोएम एंड इज बिगिनिंग विद द आइडिया ऑफ डेथ इटसेल्फ, यानी बिगिनिंग ही एंड है। और ये एक इंटरेस्टिंग थीम है जो शुरुआती लाइंस में आपको भी नजर आएंगी, मैं पढ़ूंगा। तो बरियल ऑफ द डेड, जो मर गए हैं लोग। अब ये कौन डेड लोगों की वो बात कर रहे हैं, तो ये जो डेड लोग हैं, ये डेड लोग कौन है। आप देखेंगे जिन डेड लोगों की वो बात कर रहे हैं, लेट इज लाइक द सोल्जर्स, they are the soldiers and civilians who died या who passed away इन वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो मौत का ओवरराइडिंग थीम है, विच परसिस्ट थ्रू आउट दिस पोएम एंड विच वाज हेवी ऑन द माइंड ऑफ एलियट हिमसेल्फ एंड नॉट जस्ट एलियट बट होल ऑफ यूरोप। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई और जो वर्ल्ड वॉर 1 के 5 सालों के अंदर जो बर्बरियर था, जो बारबैरिटी देखी, जो इनह्यूमैनिटी देखी, जो ट्रेंच वॉरफेयर का सच था, जो वॉर पोएट्स ने हमको बताया, तो जो डेथ की थीम इट परसिस्ट अक्रॉस नॉट जस्ट एलियट बट होल ऑफ द मॉडर्निस्ट लिटरेचर। आप जॉइस के नॉवेल्स पढ़िए, आप वर्जीनिया वुल्फ को पढ़िए, और एलियट में भी देखिए तो जो डेड लोग की बात कर रहे हैं, दे आर द सोल्जर्स एंड सिविलियंस, स्पेसिफिकली दे आर द सोल्जर्स एंड सिविलियंस हु गेव देयर लाइफ, द मिलियंस, द 10 million death toll of World War 1, they are the dead people he is talking about. Now we have to bury them. In the sense, ये जो burial है, देखिए bury करना, किसी को गाड़ना, is moving ahead of that death. It is moving ahead how to deal with the idea of death, which is bogging the psyche, the consciousness of Europe. तो यूरोप के समाज में मौत को लेकर जो मौत को लेकर सबकॉन्शियस में एक डर बैठ गया है लोगों के, जो सबकॉन्शियस में जो मौत को लेकर सबकॉन्शियस में डर है, जो थीम बन गई है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड ऑफ द वुंड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 के घाव है, जो मौत का घाव है वर्ल्ड वॉर 1 का, उसको बरी करना है हमें, उसे गाड़ देना। कैन वी मूव अहेड ऑफ इट और नॉट,
which you will see Eliot will answer in this section. तो burial of the dead पहले सेक्शन को ही, शुरुआत को ही डेड चीज से एसोसिएट कर देने से आप देखेंगे एक उदासी, एक डिसिल्यूजनमेंट, एक पेसिमिज्म, एक निराशा की भावना कविता में, एक सीरियसनेस, ऑमिनस टोन इस कविता में यहीं से आ जाता है। बरियल ऑफ द डेड, जो गुजर गए हैं हमारे लोग, अब उनको क्या किया जाए, व्हाट डू वी हैव टू डू विद दीज डेड पीपल, हाउ वी आर गोइंग टू कम टू टर्म्स विद द आइडिया ऑफ डेथ, वो यहाँ से आपको देख रहे सिर्फ टाइटल में ही इतना मीनिंग है, तो बाकी कविता में क्या होगा। बहरहाल तो अब कविता पे आते हैं सीधा। तो आप पोएम के मैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर की, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने वाला हूँ। और लाइंस में वो कहते हैं, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलेक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टरिंग their roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with bright tubers. Summer surprised us, coming over the Starburger Sea. With a shower of rain, we stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin Kargen Russien, Stamo Lithuan, Ich Deutsch. प्लीज डोंट जज मी, मुझे जर्मन नहीं आती और ये जर्मन की ही लाइंस है एग्जैक्टली कविता के अंदर। आप देखेंगे यही कि कविता इंग्लिश में है लेकिन बीच बीच के अंदर दूसरी जबानों के, जैसे संस्कृत का भी आप देखेंगे आगे आएगा, संस्कृत का भी आप देखेंगे आगे आएगा, उसके बाद आप देखेंगे जर्मन आती रहेगी, फ्रेंच आ जाएंगी, तो ऐसे बीच में चलता रहेगा। तो ये चीज के लिए आप तैयार रहिए। बिनकार कैन रूसियन स्तामोस लिथुआ, पर मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा, एख डॉइच। अभी यहाँ तक रुकते हैं, फिर मैं आपको यहाँ तक समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से सांस ले लेकर पढ़ेंगे, चबा चबा के पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा इस कविता को, साहित्य को आराम, इत्मीनान, शांति से, चाय कॉफी के साथ पढ़िए, बढ़िया से, मजा आएगा आपको। नाउ टू बिगिन टू अंडरस्टैंड एलियट्स पोएम, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्यूजन। सबसे जरूरी पहले बात ये समझ लेना कि अल्यूजन्स क्या होते हैं, बिकॉज एलियट persistently uses allusions in his poem Wasteland. In fact, one of the things which make Wasteland so difficult and complex is the many references he uses from other poets and writers. तो allusions क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता भी अक्सर, explain how Eliot has used the poetic device or literary device of allusion in the Wasteland. तो let's first understand what are allusions, because आप देखेंगे पहली लाइन से ही allusion स्टार्ट हो जाते हैं कविता में। तो allusion क्या है, सबसे पहले आप देखिए, allusion एक poetic या आप कह सकते हैं एक लिटरेरी डिवाइस है, नॉवेल्स में भी, प्रोज में भी यूज होता है, पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस है। अब इसमें होता क्या, इस डिवाइस का पर्पस क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, जान लीजिए मैं कविता लिख रहा हूं और मैं अपनी कविता के अंदर किसी और राइटर की कविता का जिक्र करता हूं, तो उसे अल्यूजन कहते हैं। आपके लिटरेरी कल्चरल टेक्स्ट के अंदर जो भी आपने क्रिएटिव काम किया है, चाहे आपने गाना बनाया हो, चाहे आपने फिल्म बनाई हो, चाहे आपने पोएम लिखी हो, चाहे आपने नॉवल लिखा हो, और उसके अंदर आप किसी और कल्चरल टेक्स्ट, किसी और वर्क ऑफ आर्ट को रेफर करते हो, लेकिन कैसे रेफर करते हो, इनडायरेक्टली और इम्प्लाइड। अक्सर जो अच्छे एल्यूजन होते हैं वो इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड होते हैं। इसका मतलब जब मैं रेफर कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा नहीं कि देखो भाई मैं फलाने की इस कविता की इस चौथी लाइन को कोट कर रहा हूं, मैं कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहा हूं कि मुझे साइटेशन देने की जरूरत है। आप इनडायरेक्टली इम्प्लाइड है, यानी राइटर को भी पता है, रीडर को भी पता है, राइटर वो अल्यूजन बना रहा है, दूसरे टेक्स्ट को रेफर कर रहा है, जो वो ये मान के चलते हैं कि उसके रीडर पहचान जाएंगे। एक खराब अल्यूजन वही है कि राइटर ने अल्यूजन किया लेकिन रीडर समझ ही नहीं पा रहे कि उसके रेफरेंस, ये कि उसका चीज का रेफरेंस है। एलियट इस कविता के अंदर रेफरेंसेस ही रेफरेंसेस छोड़ते हैं बहुत सारे लोगों के काम के लिए। किन किन चीजें के अल्यूजन आपको मिलेंगे, आपको शेक्सपियर का अल्यूजन मिलता रहेगा। शेक्सपियर के दो नाटक सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, एक आप नाटक देखोगे टेम्पेस्ट है, और दूसरा है कोरियोलैनिस। एक नाटक है शेक्सपियर का, स्पेलिंग शायद मेरी गलत हो सकती है, पर शेक्सपियर के रेफरेंसेस हैं, जिसको आप कह सकते हैं वेस्टर्न लिटरेचर को रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। आपको ओविड के मेटामॉर्फोसिस का रेफरेंस मिलेगा, आपको देखेंगे होमर के रेफरेंस मिलेंगे, आपको सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स का रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद न सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर बल्कि इंडियन लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, बुद्धिस्ट लिटरेचर का रेफरेंसेस मिलेंगे, हिंदू फिलोसफी, बृहदारण्यक उपनिषद के रेफरेंसेस मिलेंगे। तो एलियट ने कंटिन्यूअसली अल्यूड किया है बहुत सारे कल्चरल टेक्स्ट को, और ना सिर्फ कल्चरल, यानी सिर्फ ऐसे नहीं कि साहित्य को वो अल्यूड कर रहे हैं, ही रेफरेंसेस टू इवन रिचर्ड वागनर्स ऑपरा, ऑपरा के भी रेफरेंसेस आपको नजर आएंगे, आपको दूसरी भाषाओं के, दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के, बल्कि हिस्टोरिकल मिथोलॉजिकल फिगर्स के भी रेफरेंसेस आपको नजर आएंगे। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एलियट ने यूज, अगेन इस टेक्निक को यूज करने के पीछे एलियट की पूरी फिलोसफी ऑफ पोइट्री है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अल्यूजन समझिए। तो एक इनडायरेक्ट और इंप्लाइड रेफरेंस है दूसरे कल्चरल टेक्स्ट को। अब ऐसा क्यों करते हैं, एक तरीका तो यही है कि राइटर जो है वो दिखाना चाहता है वो कितना वेल रेड है, देखिए मैंने कितने लोगों को पढ़ा है, तो या शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग इज देयर, राइटर्स यूजुअली डू दैट। बट ये एक सरफेस रीजन है, पर सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और डीप रीजंस भी होते हैं। अब वो क्या है, अल्यूजन करके आप अपने टेक्स्ट को कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। आप अपने को परंपरा ऑफ राइटर्स के अंदर जो ट्रेडिशन का कंसेप्ट है एलियट का, जिसको अगेन ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में बात करते हैं, मैं आगे बात करूंगा डिटेल में इस बारे में, तनाव मत लीजिए। बट यस, एन आइडिया ऑफ ट्रेडिशन दैट आई एम राइटिंग नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल, आई एम राइटिंग एज पार्ट ऑफ अ कल्चरल
कल्चरल एंड लिटरेरी हिस्ट्री। उस पूरे साहित्य में जो चौसर से आप देखेंगे शेक्सपियर, ओविड, होमर, इतना सारा बिब्लिकल लिटरेचर है, मिथोलॉजिकल लिटरेचर है, मैं उसी परंपरा में लिख रहा हूं। मे बी आई एम दैट दिस इज माई पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज हाउ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लिटरेचर। ये मेरी आवाज है, ये मेरा हिस्सा है साहित्य के अंदर। तो एक सेंस ऑफ आप कह सकते हैं सेंस ऑफ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल सेंस है, एक उदारता की भावना की जो मुझसे पहले भी राइटर्स आ चुके हैं, मैं उनको कंसिडरेशन दे रहा हूं। चौथा, जैसा मैंने कहा था फ्रेगमेंटेशन, तो इनके लिटरेचर को जब आप अपने कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो उसकी नई परिभाषाएं आ जाती है। जब आप पास्ट को प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जब आज के कंटेक्स्ट में, आज के लेंस से आप पास्ट को देखते हैं, तो उसकी नई व्याख्या होती है। वैसे ही पास्ट जब आज में आ जाता है, तभी देखेंगे जब पास्ट आज में आ जाता है तो आज की नई परिभाषाएं, आज की नई इंटरप्रिटेशन हो जाती है। एलियट की यही फिलोसफी, ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में वो कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को चेंज करता है और प्रेजेंट पास्ट को चेंज करता है, और उनसे नई वर्जन्स ऑफ रियलिटी, नए वर्जन्स ऑफ ट्रूथ, नए तरीके हैं दुनिया को देखने के जो पैदा होते हैं। तो एलियट का अलूजन यूज करने के पीछे यही रीजन है। दूसरा ये भी है कि उस समय तक के जो प्रैक्टिकल रीजन ये कि उस समय तक आते आते जब एलियट लिख रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी कल्चर दुनिया में आ चुका है, लोग यूनिवर्सिटीज में सब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो एलियट भी ये जानता है, जो अलूजन यूज करने वाले राइटर्स जानते हैं। और अच्छा राइटर वही मतलब हर राइटर ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैंने अलूजन दिया है, मैंने एक छुपाकर एक रेफरेंस दिया है किसी और टेक्स्ट का, तो आई एक्सपेक्ट माई ऑडियंस टू रिकॉग्नाइज दैट। और यही हमें इस पूरी कविता में करना है। इफ वी आर गुड रीडर्स, इफ वी आर फेथफुल टू एलियट, विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द अलूजन्स इन दैट टेक्स्ट। अलूजन्स है बहुत सारे जो एलियट ने खुद दिए थे, क्योंकि इस कविता को छपवाने के बाद जब लोगों के पल्ले नहीं पड़ने लगी थी उस समय भी कि इतने सारे अलूजन्स हैं, देन एलियट पब्लिश्ड अ सेकंड कॉपी ऑफ इट, जिसमें उसने सारे अलूजन्स को रेफरेंसेस दिए थे, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे, जो एलियट ने समझाए हैं कि मैंने ये अलूजन्स दिए हैं। दो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर एलियट अलूजन्स नहीं देते, बिकॉज आई मीन गिविंग द रेफरेंसेस टू योर इल्यूजन्स डिफीट्स द पॉइंट ऑफ एन अलूजन इटसेल्फ, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके रीडर्स इतने वेल रेड हो, वो उस कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ रियलिटी को समझ सकें। तो अलूजन यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ रियलिटी भी समझ सकें। अब जो मैंने बताया था वो इनडायरेक्ट और इंप्लाइड होता है, इसका मतलब वो छुपा हुआ होगा, आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूं, मान लीजिए मैं एक कहानी लिख रहा हूं और मैंने कहा आई सॉ माई गर्लफ्रेंड एंड आई सेड शेक्सपियर सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब यहाँ ये अलूड कर रहा हूं कि मैं अपनी कहानी के अंदर जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूं, आई एम यूजिंग द सोनेट ऑफ शेक्सपियर, बट दिस इज नॉट एन इंप्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैंने शेक्सपियर को रेफर किया, एंड दैट इज नॉट अ गुड वे, बिकॉज इट बिकम्स वेरी बोरिंग कि आप कंटिन्यूअसली रेफरेंसेस बताते रहो। मजा तभी है जब आप बोलो और समझने वाला समझ जाए। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, तो मैंने कहा आई सॉ हर एंड आई सेड शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द वाक मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि बंदा इंग्लिश लिटरेचर का है, शेक्सपियर को बढ़िया से पढ़कर आया है, पटाना चाह रहा है। तो दैट इज द फन ऑफ इट, दैट इज हाउ allusions मेक अ लिटरेरी टेक्स्ट इंटरेस्टिंग। अब जब आप allusion का जादू समझ चुके हैं, पूरी कविता और कुछ नहीं, allusions ही allusions हैं, वो सारे allusion मिलाने लगिए, आपको कविता समझ में आने लगेंगी। सो allusion is the key, the चाबी टू द हार्ट ऑफ वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड का पजल है, उसका जो चीट कोड है वो allusions है, और वो सारे allusions अब हमको समझने हैं और आपको समझ में आएगी कविता कितनी दिलचस्प है। अब आप देखिए बरियल ऑफ द डेड, टाइटल सही में allusion समझाने लगता हूँ। द बरियल ऑफ द डेड जो टाइटल है आप देखेंगे इसके अंदर, इट्स एन allusion टू द बुक ऑफ प्रेयर्स इन क्रिश्चियनिटी। बुक ऑफ प्रेयर्स का allusion है यहाँ पर, जिसके अंदर आप देखेंगे जो मर जाता है इंसान ईसाई धर्म के अंदर, उसको गाढ़ा जाता है, उसको बरी किया जाता है, प्लस बरियल के साथ साथ आप क्या करते हो, हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडफुल ऑफ डस्ट। जो भी इंसान गाढ़ा जाता है उसकी कॉफिन को डाउन करने के मतलब जमीन में उतारने के बाद आप उसमें मुट्ठी भर सब लोग मुट्ठी भर मिट्टी डाल देते हैं सब। ये जो हैंडफुल ऑफ डस्ट का आइडिया है, ये एक फ्रेज है जो बरियल ऑफ द डेड में होता है, प्रेयर बुक ऑफ प्रेयर्स के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रेफरेंस है, रेफरेंस टू क्रिश्चियन मिथोलॉजी, या आप कह सकते हैं रेफरेंस टू क्रिश्चियन रिलीजन को है, धर्मों को, जो इस पूरी कविता में आएगा। भी आप देखेंगे आगे होली ग्रेल का कंसेप्ट आएगा, क्राइस्ट का रेफरेंसेस आएंगे। तो बरियल ऑफ द डेड से रेफरेंस बुक ऑफ प्रेयर से, जिसमें जब गाढ़ा जाता है किसी को तो उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाली जाती है, जो आगे जाकर इसी हिस्से के अंदर बरियल ऑफ द डेड में आएगा। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप देखेंगे इसी का रेफरेंस है। अब पहली लाइन पर आता हूं, और पहली लाइन आप में से जो इंग्लिश साहित्य वाले हैं वो तुरंत पहचान जाने चाहिए। आई मीन दिस इज अ टेस्ट ऑफ यू। अगर ये नहीं पहचान पा रहे भाई तो बड़ी मुश्किल है, साहित्य पढ़ना शुरू करिए। तो इंग्लिश लिटरेचर को जो जानते हैं वो समझ जाएंगे। एंड ही सेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल से बात क्यों शुरू कर रहे हैं, अप्रैल को सबसे जुल्मी महीना, सबसे एक्सप्लॉयटेटिव खराब महीना क्यों कह रहे हैं, और इस कहने के पीछे क्या रीजन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें हैं यहाँ। एक,
एलियट ने क्या किया है, जो अप्रैल का कंसेप्ट है, देखिए अप्रैल क्या है, स्प्रिंग का महीना होता है, खुशियों का महीना होता है। ऑलमोस्ट आई थिंक दुनिया के हर साहित्य के अंदर स्प्रिंग को, बहार को अच्छा माना गया। उर्दू साहित्य देखिए, हिंदी साहित्य देखिए, अंग्रेजी साहित्य में भी आप देखेंगे, इंग्लैंड जो है वो सर्दी का इलाका, यूरोप वैसे भी पोलर रीजन के पास है, सर्दी बहुत रहती है। तो जब वहां स्प्रिंग शुरू होती है, ड्रिंक समर, उससे फूल उगने लगते हैं, रिवाइव होने लगता है, रिवाइवल का समय है, वापस से क्रॉप्स उगने लगती हैं, गर्मी आने लगती है, लोग बाहर निकल पाते हैं, सर्दी खत्म होती है। तो इट्स बेसिकली अ गुड टाइम स्पीकिंग ज्योग्राफिकली एंड कॉमन सेंसिकली। बट एलियट इज सबवर्टिंग दैट आइडिया। उस जो विचारधारा है कि अप्रैल का मतलब तो मजे ही मजे हैं, उसको वो सबवर्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। ही सेइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू से, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। तो ये शॉक टैक्टिक्स है जो एलियट ने, आप देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, उनसे ली है, कि ऐसी बात से शुरू किया जो आपको बॉक डाउन कर देते, दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से, एंड ही सेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अब दूसरी चीज, दिस इज एन allusion टू जेफरी चॉसर, कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रॉपर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौसर की सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो हर इंग्लिश साहित्य का बच्चा जानता है, द कैंटरबरी टेल्स, वही कहानी जिसमें सब कैरेक्टर्स अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। खैर, कैंटरबरी टेल्स का द जनरल प्रोलोग है, यानी उसकी स्टार्टिंग है, जिसके अंदर जो नरेटर है हमारा, मोस्ट प्रोबेबली चौसर हिमसेल्फ, वो हमारे लिए माहौल बना रहा है। बेसिकली इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ ट्रेलर जिसमें वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है। जनरल प्रोलोग कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया जाता है। तो जनरल प्रोलोग जो है कैंटरबरी टेल्स किताब का, जो कि मिडल इंग्लिश में आप देखेंगे लिखी गई है, यानी उसकी भाषा आप आज पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक समझ में नहीं आएगी। तो मिडिल इंग्लिश की कैंटरबरी टेल्स, उसका जनरल प्रोलॉग की पहली 18 लाइन, जिन्हें इंग्लिश साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट 18 लाइनें कही जाती हैं, क्योंकि इसी के बाद आप देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत, बिगिनिंग मानी जाती है। तो चौसर को रेफरेंस कर रहे हैं एलियट, एंड दैट इज व्हाट ही सेज, कि अपनी कविता के शुरुआत में ही अंग्रेजी साहित्य के पहले शुरुआती कवि चौसर को वो रेफरेंस देते हैं। और न सिर्फ रेफरेंस कर रहे हैं बल्कि चौसर को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि चौसर की जो फर्स्ट 18 लाइन्स है जनरल प्रोलॉग की, वो लाइन्स है, व्हेन अप्रैल विद हिज स्वीट शावर्स has pierced the drought of March to the root। ये उसकी चेंज्ड वर्जन है। आप चाहे तो मैं आपको ओरिजिनल लाइंस पढ़ के बताता हूँ। आई मीन दीज आर द मॉडर्न इंग्लिश वर्जन ऑफ इट, बट इफ यू वांट टू रीड, आई हैव चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। तो उसकी पहली जनरल प्रोलोग की जो पहली लाइन है वो है, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर सोट, ये मैं मिडिल इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर सोट द ड्राउट ऑफ मार्च हैथ pierced to the root and bathed every vein in which liquor of which virtue engendered is the flower। उसी की मॉडर्न इंग्लिश वर्जन है, when April with his sweet showers has pierced the drought of March to the root and bathed every vein in such moisture as has power to bring forth the flower। तो आप देखेंगे चौसर अप्रैल को सेलिब्रेट करें, इसे अप्रैल सबसे बढ़िया महीना है। when April with his sweet showers has pierced the drought of March, जो मार्च के महीने के अंदर तो सूखा था, अप्रैल आने के बाद वो चले जाने वाला है, सूखा खत्म होने वाला है, और स्वीट शावर्स, बारिश आने वाली है, जिससे सब कुछ दोबारा उगने लगेगा। विल बी रिटर्निंग बैक टू लाइक अ रेसरेक्शन, एक जीवन लौटने वाला है। तो देखेंगे लाइफ का कंसेप्ट, आप देखेंगे अप्रैल इज एसोसिएटेड विद लाइफ, विद रिवाइवल, विद रिजुविनेशन। ये सारे कॉमन कंसेप्ट्स हैं जो अप्रैल के महीने के साथ चलते हैं। एलियट इज टॉकिंग अबाउट द बरियल ऑफ द डेड। तो यहाँ आपको नजर आता है एक ऑक्सीमोरॉनिक सिचुएशन, एक ऑक्सीमोरॉन है, एक कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं एलियट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से बात मुश्किल हो रही है और इंटरेस्टिंग भी इसीलिए बन रही है, एक लेयर बनती जा रही है। आप देख रहे हैं, मैं बस एक लाइन पढ़ी है मैंने वेस्टलैंड की, और आप देख रहे हैं मजा आना शुरू हो गया। दिस इज व्हाट फन इज, एंड इंटेलेक्चुअल फन तो यही है। तो व्हेन अप्रैल विद तो चौसर कहते हैं, व्हेन अप्रैल विद स्वीट शावर्स हैज पियर्स्ड द ड्रॉट, खुशी का टाइम है, मजे का टाइम है, मतलब मजे का टाइम है, लाइफ का टाइम है। बट एलियट इज टॉकिंग अबाउट द डेड। अब इज ही टॉकिंग अबाउट की लाइफ के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन इज टॉकिंग अबाउट द डेड। इज ही टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल आफ्टर द डेड और नॉट? ये एक क्वेश्चन है जो हमारे पास पहली लाइन से नजर आता है। तो आप देखेंगे एलियट इज सबवर्टिंग द आइडिया ऑफ चौसर्स, एंड नॉट जस्ट चौसर, बट जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अप्रैल है, दैट इट इज अ टाइम ऑफ स्प्रिंग, इट इज अ टाइम ऑफ लाइफ, इट इज अ टाइम ऑफ रिवाइवल, उसको वो चैलेंज करके क्या कहते हैं, he says April is the cruelest month। सबसे कमजोर महीना ही अप्रैल का महीना है, इसमें ऐसी क्या मजे की बात है। April is the cruelest month, so subverting Chaucer and our idea, our perception of spring। April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land। अप्रैल के महीने का तो डेड लैंड है। डेड लैंड का मतलब, क्योंकि देखेंगे वही है कंसेप्ट कि वही देख रहे ट्रेडिशन है कि सर्दियों के समय के बाद अब अप्रैल का महीना आ रहा है। So he says breeding lilacs out of the dead land, जो सर्दी की जमीन है उससे ये अप्रैल लाइलेक्स पैदा कर रहा है। ये भी एक चैलेंज, आई मीन दैट शुड बी अ गुड थिंग, लाइक इट्स सेइंग कि अप्रैल के महीने में तो मजा है, लाइलेक्स आ जाएंगे। एलियट इज सेइंग
अप्रैल ही सबसे खराब महीना है, क्योंकि वो जो मरी हुई जमीन है, जो डेड लैंड है, जो बर्फ के नीचे दबी हुई जमीन है, उससे लाइलेक्स पैदा कर रहा है। सो इट्स नॉट लाइक वाह लाइलेक्स पैदा कर रहे हैं, इट्स लाइक अरे यार लाइलेक्स क्यों पैदा कर रहे हो डेड लैंड से, क्यों उसमें कुछ उगा रहे हो। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, इच्छाओं को और यादों को मिला रहा है। यादें पुरानी आप देखेंगे, यादें विंटर का सिंबल है, जो दबी हुई थी, जो सप्रेस्ड है, जो दबी हुई, जिस बर्फ के नीचे तहे हैं मेमोरीज की। तो मेमोरीज एसोसिएटेड विद विंटर, क्योंकि वो आपके मन में बैठी हुई हैं, लाइक लेयर्ड। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, जो पौधे उग रहे हैं वो डिजायर का सिंबल है, क्योंकि डिजायर आपको आगे ले जाती है, आपको ऊपर ले जाना चाहती है, आपको इट वांट्स यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स। मेमोरी आपको पीछे ले जाती है। तो कह रहे हैं मेमोरी और डिजायर पास्ट और प्रेजेंट मिल रहे हैं। आगे की दुनिया जो स्प्रिंग है, जो रिजुविनेशन है, रिवाइवल है, वो आपको डिजायर की तरह खींच रहा है, पर मेमोरी है वो पीछे ला जा रही है, जो विंटर है। सो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। डल रूट्स का मतलब वही देख रहे आप, यही कंट्रास्ट जो है कि एक चीज जो आपको रोक रही है, जो पास्ट है, जो डेथ है, और एक लाइफ है। तो डेथ और लाइफ के बीच का कंट्रास्ट अब वो अलग अलग इमेजेस से बना रहे हैं। कह रहे हैं स्टरिंग, स्टरिंग का मतलब हिलाना, ऐसे मूव करना। स्टरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। स्प्रिंग रेन का मतलब आप देखेंगे खुशी की जो बारिश है, जिस खुशी की बारिश है वो डल रूट्स, जो सर्दी की सड़ गई रूट्स हैं, जो डल है, जिसमें पानी नहीं है, नमी नहीं, इसमें जीवन नहीं, जो लाइफलेस रूट्स हैं, उससे ये बारिश का पानी क्यों जगा रहा है, क्यों हिला रहा है, क्यों उसे शेक करो, लेट इट रिमेन वेयर इट इज। विंटर केप्ट अस वार्म। अब एलियट यहां देखिए सिर्फ कंट्रास्ट नहीं बना रहे, ही इज फेवरिंग द डेथ, ही इज फेवरिंग द विंटर टाइम, ही इज फेवरिंग द पास्ट, इज सेइंग क्यों कुछ भी नया बनाया जा रहा है जब ऑलरेडी सब तबाह हो चुका है वर्ल्ड वॉर वन के पास। एवरीथिंग हैज कोलैप्स, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज कोलैप्स, जिसको आप देखेंगे डब्ल्यू बी येट्स फेमस कविता द सेकंड कमिंग में, पढ़ाऊंगा किस दिन वो कविता। ही सेज कि नाउ द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की हैज लूजनड अपॉन द वर्ल्ड। एलियट व्यूज निराशा से, तो पहली लाइंस में आपको पेसिमिज्म नजर आ रहा है, एक गहरी डिसअपॉइंटमेंट है कि यार क्यों दोबारा से सब चीजों को ठीक कर रहे हो, जरा जैसा सब कोलैप्स हो गया उसको वैसा ही रहने दो। देयर इज नो नीड टू rejuvenate everything because we do not trust this world anymore. So he said stirring dull roots with spring rain, winter kept us warm. अब ये भी देखेंगे एक ऑक्सीमोरॉन है, सर्दियों ने हमें गर्म रखा। तो ही इज टॉकिंग अबाउट विंटर विच इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, डेथ, लाइफलेसनेस, एंड सेइंग विंटर ने हमको गर्म रखा था, वही ठीक था हमारे लिए। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, अर्थ को देख रहे स्नो वाली आ गई ना इमेजरी, अर्थ को फॉरगेटफुल मत, भूली हुई बर्फ के नीचे धकेला हुआ था, यानी हम याद नहीं करना चाहते। डोंट वेक अस बैक, डोंट गिव अस होप एनीमोर, डोंट आस्क अस टू कम बैक टू लाइफ विद द स्प्रिंग, बिकॉज हम जो कोलैप्स हुआ था, जो कोलैप्स हो चुका, जो रबल है वर्ल्ड वॉर वन का, जो रबल है वर्ल्ड वॉर वन का, जो उसकी तबाही है, नाउ वी हैव एक्सेप्टेड दैट, डोंट आस्क अस टू होप फॉर अ वर्ल्ड अगेन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब अस इवन मोर। तो सेइंग कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, धरती को भूले हुए स्नो के नीचे दफन कर रखा था। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, धरती को उसने बर्फ के नीचे दबा रखा था। जो बर्फ है, देखिए जैसे जख्म होते हैं, जब जख्मों में बर्फ लगा देते हो तो वो सुन्न हो जाते हैं, तो कह रहा था कि बर्फ ने कम से कम उन जख्मों को सुन्न कर रखा था, उन जख्मों को फिर से जिंदा मत करो, बिकॉज इट विल स्टार्ट पेनिंग अस इवन मोर। तो हम भूल गए थे, हम उसको रिप्रेस कर चुके थे, डिनाई कर चुके थे, जब हम डिनाई कर चुके थे, हम उसको खत्म कर चुके थे, सर्दी ने हमको रोके हुए था, अब दोबारा से जगाने की कोशिश मत करिए। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, हम जो थोड़ा बहुत जीवन हमें बचा था, लिटिल लाइफ, थोड़ा बहुत जो जिंदा थे बर्फ के नीचे दबे हुए, उसको हम ड्राइड ट्यूबर्स, अब ड्राइड ट्यूबर्स यानी जड़ें होती है जो खाई जा सकती हैं, तो कह रहे थोड़ी बहुत जो सूखी हुई जड़ें भी थी, देख रहे पानी का न होना, लैक ऑफ वाटर, ये अब आगे जाकर देख रहे लैक ऑफ वाटर, स्प्रिंग रेन को मना कर रहा है। ये जो वाटर है ये एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, जो जीवन देने वाला पानी है, जो क्रिश्चियन धर्म में भी आप देखेंगे, धर्मों में पानी की बड़ी अहमियत होती है। ये आगे जाकर अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम वेस्टलैंड के पूरे लैंडस्केप पर आएंगे, बिकॉज एलियट इज गोइंग टू टेक अस इनटू द लैंडस्केप ऑफ वेस्टलैंड। वहां भी वो यही कहेगा कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो देख रहे हैं पानी का भी सिंबल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वो बार बार एक ट्रोप की तरह पानी को यूज कर रहे हैं। एंड ही सेज फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर, थोड़ा बहुत जीवन हमने बचा रखा था, जो जड़ें थी उनको खा खाकर, सूखी जड़ों को खाकर। समर सरप्राइज्ड अस, अब क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे यही हमारा जीवन है, तो अब जब जीवन दोबारा आ रहा है तो उससे हम सरप्राइज हो गए हैं। लाइफ हैज सरप्राइज्ड अस बिकॉज वी हैव बिकम सो एक्लिमेटाइज्ड टू डेथ। समर सरप्राइज्ड अस, कमिंग ओवर द स्टारबर्गर सी। अब जो ये स्टारबर्गर सी है, ये असल में जर्मनी के अंदर म्यूनिख एक शहर है, वहां पर एक लेक है।
आपको मैंने बताया था एलियट की जो कविता है वेस्टलैंड वो यूरोप में सेटल्ड है, बहुत सारे यूरोपियन रेफरेंसेस हैं और वर्ल्ड वॉर वन क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा असर रहा क्योंकि युद्ध भी उन्हीं का था, तो इसलिए यूरोपियन लैंडस्केप आपको पूरा नजर आता है कि पूरी पोयम की जो लोकेशन है वो यूरोप है, मतलब मोटा मोटी यूरोप ही आप मान लीजिए। तो उसके अंदर म्यूनिख नाम का शहर है जर्मनी। आप देखेंगे मैंने बताया था एलियट इस कविता को यानी वेस्टलैंड को काफी समय तक उन्होंने लिखा, पर स्विट्जरलैंड में जाकर, स्विट्जरलैंड में मोस्ट सबसे ज्यादा उन्होंने स्विट्जरलैंड में बैठ के लिखा, जब वो सैनेटोरियम के अंदर मैंने बताया था नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, शादी अच्छी नहीं चल रही थी, छुट्टी लेकर आ गए थे 3 महीने की, तो यूरोप में ही बैठकर ये कविता एलियट ने लिखी है। इसलिए यूरोप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थानों का, इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस का जिक्र आता रहेगा। उसमें से पहला जिक्र है स्टार्नबर्गर सी। स्टार्नबर्गर सी एक लेक है जो म्यूनिक जर्मनी में है, वो उसी का जिक्र। तो अगेन देख रहे हैं ये भी एक अल्यूजन है, अल्यूजन टू अ ज्योग्राफिकल प्लेस। एंड ही सेज Summer surprised us coming over the Starburger Sea with a shower of rain. We stopped in the colonnade. Colonnade का मतलब होता है सनी पार्क, धूप वाला पार्क है जहाँ धूप सेकी जा सकती है। With a shower of rain. अगेन देखिए shower of rain. अगेन ये स्प्रिंग का मेटाफर आ रहा है बार बार कि स्प्रिंग आ गया और हम उससे सरप्राइज हो रहे हैं। We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten. Hofgarten अगेन एक स्पेस है, Hofgarten अगेन एक पब्लिक स्पेस है वहीं जर्मनी के अंदर। हम कॉलोनार्ड में रुके, फिर हम सनलाइट में गए, वहां हॉफ गार्डन के अंदर, वहां कॉफी पी, कुछ घंटे बात की। अभी मैं आपको बताऊंगा ये स्पीकर असल में कौन है, कौन ये बात कर रहा है, वो हिस्टोरिकल रेफरेंस अब आने वाला है। एंड ड्रैंक कॉफी एंड टॉक फॉर एन आवर। बिन गार्ख एंड रूसियन, अब ये वो जर्मन लाइन आ गई है, बिन गार्ख एंड रूसी स्तामोस लिथुआ एख डॉइच। ये जर्मन लाइन है जिसका मतलब है आई एम नॉट रशियन एट ऑल। बिन गार्ख एंड रूसी का मतलब है मैं रशियन नहीं हूँ। स्तामोस लिथुआन, आई कम फ्रॉम लिथुएनिया, मैं लिथुएनिया की हूँ। एख डॉइच, डॉइच आप देखेंगे जर्मनी, जर्मन भाषा में जर्मन लोगों को डॉइच कहते हैं, तो एख डॉइच का मतलब है अ रियल जर्मन, मैं रशिया से नहीं हूँ, मैं लिथुएनिया की हूँ। ये एक फीमेल है, मैं बताऊंगा वो कौन लड़की है जो ये बोल रही है। दिस गर्ल, दिस नैरेटर, अभी इनिशियली यही नैरेटर, अब ये नहीं कि पूरी कविता में यही कविता सुना रही है, नो। स्टार्टिंग के अंदर मरी नाम की एक लड़की है, विल कम टू हर, शी इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एक्चुअल पर्सन है जिससे एलियट मिले थे और वही बातचीत चल रही है यहाँ। एख डॉइच, मैं एक रियल जर्मन हूँ। अब मैं आगे पढ़ता हूँ और आप देखेंगे आपको अब पता चलेगा जो मरी में स्पीकर की बात कर रहा हूँ वो असल में कौन है, उसी का जिक्र आ रहा है। And when we were children staying at the Archduke's, my cousins, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Marie, Marie, hold on tight, and down we went. In the mountains there you feel free. I read much of the night and go south in the winter. मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो हिस्सा है ये अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा, आज काफी लंबी हो रही है बातचीत, पर अब आप देख रहे हैं हम पोएम पर आ गए हैं, आगे भी बातों का सिलसिला डायरेक्टली पोएम के टेक्स्ट पे रहेगा, बाकी अल्यूजन्स रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, क्या आप कमेंट्स देना चाहते हैं बता दीजिए नीचे सेक्शन के अंदर। आई होप यू लाइक, इफ यू लाइक इट अ लॉट डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, आगे मिलते रहेंगे। बाकी का भी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिन पर आप बात करवाना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ, जो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए इतने समय से, उन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जुड़े रहिए। वी आर गोइंग टू मेक इट अ बिग चैनल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सारे टेक्स्ट अवेलेबल हो पाएंगे, तो नॉट मिस एन अपडेट ऑफ दिस जर्नी, ताकि आप माइलस्टोन्स कवर कर सकें, आपको अपडेट्स मिलते रहे जर्नी के। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। I hope to see you next time.